Hello guys, I am Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. Today I discuss the topic electric current. It includes current electricity, chapter 5 and unit 2. आज मैं आपको बहुत ही बेस्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बताने से पहले मैं इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट में और इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, पहले मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज से, और एस्थेटिक्स का मतलब है रेस्ट से, एट रेस्ट। इसका मतलब है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। मीन्स क्या कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जब आप रेस्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज का अध्ययन करते हैं तो वह ब्रांच आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। इट मीन्स यहां जो चार्ज है आपका वो मूविंग नहीं है, वो फिक्स्ड चार्ज। एंड इस प्रकार की जो फेनोमेना होगी वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस्ड होगी। जैसे इसके बेस्ट एग्जांपल है आपके नेचुरल फेनोमेना लाइक एज ए लाइटिंग, आपका बादलों का गरजना, और भी ढेर सारे फेनोमेना होंगे। ये सारे फेनोमेना जो नेचुरल फेनोमेना है, इन सभी का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप क्या करते हैं कि हायर वोल्टेज लाइक एज 1 डिग्राफ जनरेटर, इट प्रोड्यूस 10 lakhs एंड अबव वोल्टेज। तो ये सारे डिवाइसेस जो हम जिस कंसेप्ट पे काम करते हैं वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे काम करते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी कैन स्टडी द एक्सेलरेटेड चार्जेस, वी कैन आल्सो स्टडी पेंट स्प्रे। मतलब क्या, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण आवेशों के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, उसके पथ को बदलते हैं, और माइक्रोफोन, कैपेसिटर, ये सारे जो डिवाइसेस हैं जिस कंसेप्ट पे काम करते हैं, जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप समझ गए, पहले भी इसके बारे में आपको जानकारी मिली। अब बात आती है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो जब रेस्ट में चार्ज का अध्ययन किए तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कहे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इट मीन्स कि the branch of physics in which deals with the study of electric charge in motion is called current electricity। जब हम मोशन में इलेक्ट्रिक चार्ज का अध्ययन करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स क्या हुआ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वह आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट
द नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डायरेक्शन थ्रू ए मेटालिक वायर। किसी भी कंडक्टर वायर में फ्लो ऑफ जो चार्ज है एक डिफरेंट डायरेक्शन में जब चार्ज फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग देखें कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समय के साथ किसी मेटालिक वायर के क्रॉस सेक्शनल एरियाज में जब चार्ज फ्लो करता है तो वह भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है उसके दो कंडीशंस हैं। सपोज कर लीजिए कि मैंने एक सेल लिया और उस सेल में एक कंडक्टर को अटैच किया। अब सेल से जब धारा प्रवाहित होगी, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो यहां दो प्रकार के करंट को मैं दर्शाया हूं, एक कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना। तो क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द कन्वेंशनल करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स में आपने जाना कि इलेक्ट्रिक चार्ज हैज टू टाइप्स, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। बिल्कुल सही। तो पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज इट मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या होता है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट। तो पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो होता है तो उसके डायरेक्शन को बतलाने वाला कन्वेंशनल करंट होता है ड्यू टू प्रोटॉन। एंड जब इलेक्ट्रिक करंट इस प्रकार से फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके अपोजिट में फ्लो होता है। कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शंस में हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बतलाने वाला जो हमारा डायरेक्ट करंट है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दो तरीकों से समझे, एक हमने समझा कन्वेंशनल करंट और दूसरा हमने समझा इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब प्रश्न उठता है, अब प्रश्न क्या उठता है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और अभी जस्ट आपने बताया कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इट मीन्स आई इक्वल टू क्यू बाई टी। टी टाइम में अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया में तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? ये क्वांटिटी हमारा स्केलर होता है। अब आप कहोगे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जब इसके डिफरेंट डायरेक्शन है और इट हैज आल्सो मैग्नीट्यूड, तो ये स्केलर कैसे हो गया? बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपका है, ये स्केलर कैसे हो गया? डू यू नो अबाउट द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहा जाएगा कि which determine the direction and magnitude and also laws obey the laws वेक्टर एडिशन। और आपने जाना कि वह वेक्टर कहलाएगा अगर वो वेक्टर एडिशन के लॉ का पालन करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है इट डजंट अवे वेक्टर एडिशन लॉ, सो इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। इसके डायरेक्शंस हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस हैं और मैग्नीट्यूड भी है, बट ये वेक्टर एडिशन के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग स्केलर कहते हैं। अब कैसे पालन नहीं करता? अब देखिए, पालन इसलिए नहीं करता कि मान लीजिए कि हम लोग एक वायर लेते हैं और इस वायर को हम इतना बार मूव करवाते हैं। अब हमने क्या किया? डायरेक्शन को आल्सो चेंज किया। क्या इसके डायरेक्शन चेंज करने पर क्या इसके मैग्नीट्यूड पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। अगर 5 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो यहां भी 5 एम्पियर का करंट निकलेगा। इट मीन्स बार बार मैंने इसके डायरेक्शन को चेंज किया बट इट्स मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज। अब इसके मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं होंगे। और जब आप जानते हैं कि अगर वेक्टर कोई क्वांटिटी है और उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो ऑलरेडी उसके मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाते हैं। तो यहां आप देख लिए, तो इसलिए ये स्केलर है।
और दूसरी बात कि इसके जो SI यूनिट हैं वो हो जाएंगे आपके कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, और कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं एम्पियर। इट मीन्स कि अगर किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्जेस फ्लो होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होता है। ये हमारा हो गया। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, अब जैसा कि आपको मैंने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन होता है, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी और Q इक्वल टू एन ई बाई टी। तो I का वैल्यू कितना हो गया एन ई बाई टी, और इससे आपका एन ई इक्वल टू आई टी है ना, और इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना चाहें तो आई टी बाय, और E क्या है, E बी द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका वैल्यू कितना होता है जैसा कि आपको पता है कि चूंकि E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये हमेशा निगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट तो आपने पढ़ा, अब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद करंट कैरियर्स क्या होता है। अब करंट कैरियर्स किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो उसके कार्य में परस्पर सहयोग करते हैं, वो करंट कैरियर्स कहलाते हैं। अब देखिए करंट कैरियर्स क्या है, तो कहता है कि द चार्ज पार्टिकल, वह आवेशित पार्टिकल्स हुज फ्लो इन ए डिफिनिट डायरेक्शन, जो एक डिफिनिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स द इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड करंट कैरियर। तो कहने का मतलब क्या है कि वैसे चार्ज पार्टिकल जो सहायक हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में क्या कहलाएंगे, करंट कैरियर्स कहलाएंगे। और ये 3 टाइप्स के करंट कैरियर्स होते हैं। इन सॉलिड कंडक्टर में कौन से करंट कैरियर्स होते हैं, इन लिक्विड्स में कौन से करंट कैरियर्स होते हैं, और इन गैसेस में कौन से करंट कैरियर्स होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपको पता होगा कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने के लिए सहायक होते हैं। तो हमारे पास चूंकि ये सॉलिड कंडक्टर है, तो सॉलिड कंडक्टर में करंट कैरियर्स का कार्य कौन करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर, ये हो गया। अब इन लिक्विड्स में करंट कैरियर्स का काम कौन करता है, तो जैसे आपको पता होनी चाहिए, आप पढ़े हैं CuSO4 और आप पढ़े हैं NaCl, इन सभी में आप हमेशा देखें Cu++ और SO4-। तो इट मीन्स क्या, कुछ पॉजिटिव साइन और कुछ नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उसी आधार पर आप Na+ और Cl- आपने पढ़ा। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर करंट कैरियर्स इन लिक्विड्स। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज are current carriers in liquids। अब बात आती गैसेस में, ठीक वही बात, गैस में भी वही बात हो जाएगी कि पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस ले लीजिए और निगेटिव आयंस ले लीजिए, आर चार्ज करंट कैरियर्स। इन गैसेस। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इनका मूवमेंट किस प्रकार से होता है, ये कौन सी क्वांटिटी है। अब करंट कैरियर्स क्या, ये भी आपने देखा। अब मैं इस पे कुछ एक छोटा न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं, इट इज सो इंपॉर्टेंट
फॉर यू, इसको देखिए कि सबसे पहले व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर में करंट का फ्लो क्या होगा? इफ 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग इन 5 माइक्रोसेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ इट। अब सबसे पहला ऊपर वाला आप नोट कीजिए, तो फिर मैं बताता हूं आपको। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि यहां जो 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एन यहां मिलियन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि क्रॉस कर रहा है 5 मिली सेकेंड में, तो टाइम तो आपका माइक्रो सेकेंड में, तो 10⁻⁻⁻6 सेकेंड हो गया। और n का मान 5 मिलियन, तो 10⁵ इलेक्ट्रॉन, 10⁶ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से क्या करना है कि चूंकि हमको करंट निकालना है, तो I बराबर NE/T हमने बताया था आपको। n का मान 5 इंटू 10⁶ और E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और नीचे में टाइम आपका 10⁻⁻6। इसका मतलब कि जब ये 6 ऊपर जाएगा तो कितना, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 8.0, और जब ये ऊपर जाएगा तो 6 और 6 12 में शून्य से 10 पर पावर कितना, -7, अर्थात 8.0 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर। अब इसको भी थोड़ा सा अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, 8/10 इंटू 10⁻⁻ आप -6 कर सकते हैं, अर्थात 0.8 माइक्रो एम्पियर इसको लिख सकते हैं हम लोग, 0.8 माइक्रो एम्पियर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला से किस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। इसको भी आप नोट कर। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं अगला टॉपिक इसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का शॉर्ट फॉर्म है EMF। ये देखने से लग रहा है कि यह एक प्रकार का फोर्स है, और वाकई में ये एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स है, बट इट्स SI यूनिट इज नॉट न्यूटन। इट इज ओनली मैकेनिज्म और अरेंजमेंट इन विच मेक द करंट कैरियर्स टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब क्या कि यह सिर्फ और एक मैकेनिज्म है या अरेंजमेंट है जिसके द्वारा करंट कैरियर्स को किसी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने को प्रेरित किया जाता है। अर्थात आप समझें कि विद्युत वाहक बल इसकी हिंदी होती है। विद्युत वाहक बल जो है यह ऐसा एक्सटर्नल फोर्स होता है जो सेल में एक कंप्लीट चक्र में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी मूव करने में किया जाता है। अर्थात आप देखें यहां कि द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड्स, मैं इसकी चर्चा करूंगा। टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोडों के बीच की बात हो रही है, और कब की बात, जब सेल से होकर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। और दूसरे शब्दों में अगर देखिए तो द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, सेल के द्वारा जो एनर्जी सप्लाई की जाती है क्या करने में, टू डिराइव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या किया जाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। तो एक फुल सर्किट में एक बार यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाता है वो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझने के लिए सबसे पहला जो काम हमारे पास है वो समझना है कि सेल क्या होता है। सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस। इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म, क्या भाई, तो केमिकल एनर्जी को कहां, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करने वाली युक्ति हमारा इलेक्ट्रिक सेल कहलाता है।
अब प्रश्न उठता है कि केमिकल एनर्जी कहां से होगी। तो केमिकल एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो बट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? तो एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा सॉल्यूशन जो लिक्विड के स्ट्रक्चर को चेंज कर ले, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। बट प्योर वाटर इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट। अब प्योर वाटर में कुछ सॉल्यूशन डाल दें, जैसे H2O में अगर हम H2SO4 मिला देते हैं तो ये एक प्योर इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, ये शुद्ध इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। ये इसमें क्या होता है कि ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, ये आयन को क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स आयन, इट इज आयोनाइज्ड इफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन। तो इट मींस क्या, इलेक्ट्रोलाइट तो आपने समझा। तो क्या किया जाता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स में दो मेटल कंडक्टर को हम इमर्ज कर देते हैं, दोनों को कर देते हैं, तो इसके और इसके बीच में, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट और मेटल के बीच में रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन के पश्चात केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जब तक रिएक्शन होता रहता है, इन्हीं दोनों मेटल के सिरे पर जो है चार्ज क्रिएट होते रहता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, और हमेशा इसमें चार्ज की आपूर्ति होते रहती है जब तक ये दोनों के बीच में कांटेक्ट होता रहता है। और ये कांटेक्ट को ही हम लोग कहते हैं कांटेक्ट डिफरेंस, कांटेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहने का मेरा मतलब है कि जैसे इन दोनों के इलेक्ट्रोड को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट में जब दो मेटालिक कंडक्टर को इमर्स कर दिए कुछ डिस्टेंस बना के, तो इन दोनों के बीच जो रिएक्शन हुआ उससे केमिकल एनर्जी तैयार हुई, और ये केमिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस करता है। तो अब प्रश्न उठता है, यहां जो बताया गया कि द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू डिराइव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। तो कंप्लीट सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरी तरह एक बार मूव कराने में जो वर्क होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, वो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। और इसे हम किससे सूचित करते हैं? ई से। और E इक्वल टू क्या होता है? W/Q। अब W/Q का मतलब क्या हुआ? तो ये क्वांटिटी है आपका स्केलर, क्वांटिटी हो गया स्केलर, और क्वांटिटी जब स्केलर हुआ तो इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट इसका होता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम का मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। इसका मतलब है कि एक फुल कंप्लीट सर्किट में एक कूलम चार्ज को मूव करने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 वोल्ट होगा। अब देखिए, अब क्या है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब क्या है कि एक तो ये किसी भी सेल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, इसका मतलब है, तो सबसे पहला यह जाना जाए कि अगर आप सेल को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं तो इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट मींस अगर परिपथ सर्किट को क्लोज कर दें या सर्किट को ओपन कर लें तो इसके ईएमएफ में कोई चेंज नहीं होता। अब दूसरी बात कि अगर हम इसको चार्ज करें या डिस्चार्ज कर दें सेल को, तो भी इसके ईएमएफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट मींस कहने का क्या है कि ये डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, कि इलेक्ट्रोड्स किस क्वांटिटी का बना हुआ है, उसकी प्योरिटी क्या है ना। तो बाजार में तो बहुत सारे मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, बस उसके कंस्टिट्यूएंट्स चार्ज पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उसमें कैसे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उस पर निर्भर करता है हमारा इलेक्ट्रोड्स, उस पर निर्भर करता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का, वो कैसा होता है। अब तीसरा कहता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका कंसंट्रेशन कैसा है।
तो इन तीनों चीजों पर डिपेंड्स करता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब किस पर डिपेंड्स नहीं करता, बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसके साइज और शेप पर ये डिपेंड नहीं करता, इसका साइज कुछ भी हो, इसका शेप कुछ भी हो, इस पर ये डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पर इफेक्ट नहीं करता, इट मीन्स इस पर निर्भर नहीं करता। तो इट डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच के डिस्टेंस पर यह डिपेंड नहीं करता। तो यह हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ। अब देखिए, जैसा कि आपने देखा यहां कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है यह सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर सेल में करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिकॉज कि करंट कैरियर्स या इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है वह फ्लो होने का सबसे रीजन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का है। यह एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कंप्लीट सर्किट में एक बार मूव करने के लिए सहायक होता है। तो हमारा जो करंट फ्लो होता है सेल में, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इसको नोट कर ले, फिर मैं अगला टॉपिक बता रहा हूं आपको। अब देखिए, मैं आपको अगला टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अर्थात इसको हम लोग कहते हैं अपवाही वेग या अनुगमन वेग। किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और अगर किसी कंडक्टर में धारा का प्रवाह होता है तो ड्यू टू रीजन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ड्यू टू इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कहता है किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा एक नियत औसत एक दिशीय वेग में गतिमान होते हैं। जैसा कि यहां दिया हुआ है कि द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत एक दिशीय वेग से गतिमान होते हैं और यह वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। और इसी वेलोसिटी के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होते हैं तो किसी भी चालक में धारा का प्रवाह होता है। और इनकी जो ऑर्डर होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, वो लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, बहुत ही कम इसके वेलोसिटी होती है। तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। और यह क्वांटिटी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। और इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एलटी पर -1 होता है। अब कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर, जैसे सपोज कीजिए एक कंडक्टर की बात मैं करता हूं, ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो एल है और इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मटेरियल्स। तो अब इस टोटल कंडक्टर का लेंथ एल है और इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके सिरों पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E=V/L। क्योंकि आपको पता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह क्या होता है कि V/L। अब देखिए, चूंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कंडक्टर को रखेंगे तो उसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और जब फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो क्या होगा कि F
स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैपिटल, तो एफ इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल। और जाहिर सी बात है कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट होगा, और जब एक्सेलरेट होगा तो बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ ए इक्वल टू एफ बाय एम, हियर एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब मास अगर इलेक्ट्रॉन का एम हो, ए इक्वल टू एफ बाय एम, और एफ का मान अपने स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाय स्मॉल एम, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकला। जैसा कि आपको पता है कि वीडी यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करता है, अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वीडी। अब वीडी इक्वल टू यू प्लस ए टॉर्क। यहाँ टॉर्क क्या है, व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, और ये क्या होता है कि एवरेज टाइम दैट हैज इलैप्स्ड सिंस ईच इलेक्ट्रॉन सफर्ड इट्स लास्ट कोलिजन विथ आयन। चूंकि इलेक्ट्रॉन आयन से जब कोलाइड करेगा तो लास्ट कोलिजन जो उसका आयन के साथ होगा उसके बीच का जो ड्यूरिंग टाइम इंटरवल होगा वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है, और वह हमारा जो है 10⁻⁻14 सेकेंड एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो इस केसेस में हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है टकराने के बाद आफ्टर द कोलिजन्स, ये हमेशा 0 हो जाता है, और जब ये 0 हो जाएगा तो वीडी इक्वल टू ए टॉर्क, और ए का मान हमने यहां से निकाला है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाय एम और इंटू टॉर्क, तो वीडी इक्वल टू स्मॉल ई बाय एम इंटू टॉर्क। तो ये एक प्रकार का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हुआ जो टॉर्क के साथ रिलेट करता है, तो इसको आप नोट कर लें। अब मैं आपको मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताऊंगा। अब देखिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या। सबसे पहले ये जाने मोबिलिटी है क्या। तो प्रति एकांक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वह मोबिलिटी कहलाता है। इट मीन्स मोबिलिटी में दो प्रकार के होंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए होंगे और एक होल्स के लिए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यही हमारा रीजन है करंट कैरियर्स, अर्थात करंट के फ्लो होने का। तो सबसे पहली बात, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो क्या हो गया कि प्रति एकांक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग मोबिलिटी कहते हैं, और मोबिलिटी को म्यू से निरूपित किया जाता है, और म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई। अब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी एस कैरेट, और एसआई यूनिट हो जाएगा इसका, जैसा कि आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और इसका हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम्स, या इसी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम, और या इसको वोल्ट पर मीटर भी हम लोग कहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये था हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज, लेकिन अगर वही बात मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की करें तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा म्यू ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू ई, और इसका मान हम कर देंगे जैसा कि आपको पता है कि वीडी के जगह पे ई इंटू कैपिटल ई इंटू टॉर्क बाय स्मॉल एम। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, और जब हम होल की बात करें, होल की बात, तो म्यू एच अर्थात ई इंटू कैपिटल ई इंटू टॉर्क एच बाय स्मॉल एम। ये हो गया हमारा फॉर इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा हो गया फॉर होल्स। ये होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो दोनों की मोबिलिटी इस प्रकार से एक्सप्रेशन को देगी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम डायमंड ले लें तो इसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 1800 होती है, और ये क्या होती है, ये हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं कूलम मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन, है ना, इसके यूनिट्स हो जाएंगे। और वही बात अगर होल की होगी तो वो 1200 होगी। अगर सिलिकॉन की बात करें तो 1350 हो जाएगी, और वही जब होल्स मोबिलिटी करेंगे 480 हो जाएगी। वही जर्मेनियम की बात करें 3600 हो जाएगी, और होल्स की करें तो 1800 हो जाएगी। इट मीन्स
हम देख रहे हैं यहाँ कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा होल्स की मोबिलिटी से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि करंट का जो मेन फैक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही हमारा चार्ज क्रिएट होता है और चार्ज के फ्लो के कारण ही हम करंट फ्लो होते हैं। तो ड्यू टू रीजंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आपने देखा यहाँ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी और भी। तो अगर आप चाहते हैं कि और आपका वीडियो आपके सामने आवे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।